सत्याग्रह। सत्याग्रह एक कठिन साधन। सत्याग्रह एक कठिन साधन। गांधी जी ने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु सत्याग्रह को अपनाया, परंतु वर्तमान समय में यह इतना कारगर नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति में जितना योगदान गांधी जी का है, उतना क्रांतिकारियों का भी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सत्याग्रह का पालन एवं प्रयोग कठिन है। अहिंसा का पालन आसान नहीं। अहिंसा का पालन आसान नहीं। गांधीवादी दर्शन का सार ही अहिंसा है। परंतु वर्तमान समय में मानव की पूर्ति हॉब्स के मानव जैसा है। मनुष्य कितना भी सदाचारी क्यों न हो, वह अपनी हिंसक प्रवृत्तियों पर अंकुश नहीं लगा सकता, जैसे चौरी चौरा घटनाक्रम। अतः अहिंसा का पालन आसान नहीं है। सर्वोदय एक काल्पनिक अवधारणा। सर्वोदय एक काल्पनिक अवधारणा। वर्तमान में गांधी जी का सर्वोदय की अवधारणा एक काल्पनिक अवधारणा है, क्योंकि इसके अंतर्गत संरक्षक प्रणाली के तहत व्यक्ति संपत्ति का स्वामी न होकर उनका संरक्षक बन जाता है। परंतु वर्तमान में यह व्यवस्था कोई भी व्यक्ति यह अपनाने को तैयार नहीं होता। यह एक कोरी कल्पना से प्रतीत होती है। आर्थिक विषमता सदैव समाज में व्याप्त रही है। स्वतंत्र भारत में सर्वोदय की स्थापना के लिए विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया, जो असफल रहा। आदर्शवादी विचार। गांधीवाद एक आदर्शवादी विचार है, जो वर्तमान समय में उपयोगी नहीं है। गांधी जी ने तत्कालीन विचारधाराओं यथा समाजवाद, उदारवाद तथा आधुनिक लोकतंत्र के विरोधी थे। उन्होंने राम राज्य की परिकल्पना की, जो केवल विचारों तक सीमित है। इसे व्यवहारिक स्वरूप प्रदान नहीं किया जा सकता। वह दल विहीन लोकतंत्र की वकालत करते हैं, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संभव नहीं है। परस्पर विरोधाभास। गांधी जी के विचारों में विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ गांधी जी राजनीति, धर्म और नैतिकता को परस्पर साथ साथ रखते हैं, और दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्ष राजनीति को स्वीकार करते हैं। धर्म को राजनीति से बाहर किए बिना धर्मनिरपेक्षता कैसे प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार गांधी जी के विचारधारा में परस्पर विरोधाभास है। निष्कर्ष। गांधी जी की आलोचना उनकी आदर्शवादिता के लिए की जाती है, लेकिन वह मानवता की भलाई के लिए प्रतिबद्ध थे। वह भारतीय आंदोलन के नेता ही नहीं थे, बल्कि अपने विचारों से भारत में सांस्कृतिक एवं सांप्रदायिक एकता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीयों के लिए ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व के लिए गांधी जी का संदेश महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स्वतंत्रता के बाद की राजनीति में हमें गांधीवाद के अनेक लक्षण देखने को मिलते हैं। भारतीय संविधान में अनेक गांधीवादी विचारों को शामिल किया गया है, जैसे गो हत्या पर प्रतिबंध, कुटीर एवं लघु उद्योग पर बल, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, नशीले पदार्थों पर अनेक राज्यों में प्रतिबंध इत्यादि। इस प्रकार गांधीवाद एक विचारधारा न होकर एक जीवन पद्धति है, जो सत्य, अहिंसा एवं मानवता पर बल देती है। गांधी जी का अहिंसा पर दृष्टिकोण। गांधी जी अहिंसा के सबसे बड़ा समर्थक थे। उनका मानना था कि अहिंसा मानव जाति की विशेषता है, जबकि हिंसा पशुओं की। अहिंसा संबंधी उनके विचार जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त लियो टॉल्स्टॉय, रस्किन, बाकुनिन, प्रोंथो, क्रोपटाकिन जैसे अराजकतावादियों के व्यवहार से भी गांधी जी ने अहिंसा का विरोध को कमजोर अस्त्र के रूप में नहीं माना। उन्होंने उन आलोचकों को जवाब दिया जो अहिंसा के प्रयोग को प्रभावशाली नहीं मानते। उनका कहना था कि यह नकारात्मक बल नहीं है, यह एक ऐसा बल है जो बिजली से भी सकारात्मक एवं ईश्वर से भी अधिक सकारात्मक एवं ईश्वर से भी अधिक शक्तिशाली है। उच्चतम हिंसा का सामना उच्चतम अहिंसा से किया जा सकता है। फांसीवाद एवं नाजीवाद।
फांसीवाद। फांसीवाद एवं नाजीवाद जैसे चरमपंथी शक्तियों से लड़ने के लिए भी गांधी जी ने अहिंसात्मक तरीकों का सुझाव दिया था। गांधी जी का कहना था कि अहिंसा ऐसा विचार है जो व्यक्ति के विचार को प्रभावित करके उसके व्यवहार पर कुछ प्रतिबंध लग जाता है। इसमें यह स्थापित किया जाता है कि व्यक्ति को हिंसा नहीं करना चाहिए। सकारात्मक रूप में इसका अभिप्राय है कि किसी भी जीवित प्राणी, मन एवं मस्तिष्क से हानि न पहुंचाया जाए। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का आधार सत्य है। सत्य आचरण के बिना अहिंसा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। गांधी जी सत्य को अधिक महत्व प्रदान करते थे। इसका प्रमाण इसी से मिलता है कि उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम सत्य के प्रयोग एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ रखा। गांधी जी ने एक अहिंसक व्यक्ति के लिए सत्य, सुदृढ़ता, उपवास, निडरता, त्याग एवं नैतिक मूल्यों का अनुपालन करने वाला मन माना है। गांधी जी के अहिंसा संबंधी विचारों को आदर्शवादी, काल्पनिक, अव्यवहारिक कहकर उनकी आलोचना की जाती है। गांधी जी के विचारों के विरोध में यह तर्क दिया जाता है कि वह एक ऐसी व्यवस्था का विरोध करने के लिए अहिंसक एवं संवैधानिक साधनों के प्रयोग को न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया जो स्वयं असंवैधानिक एवं हिंसक थे। सुभाष चंद्र बोस एवं भगत सिंह के योगदान को अहिंसा के नाम पर भुलाया नहीं जा सकता। आलोचकों का यह मानना है कि गांधी जी बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। अहिंसा परिस्थिति की मांग थी। हिंसक आंदोलनों को ब्रिटिश आसानी से कुचल सकते थे, इसीलिए उन्होंने इस तरह की अवधारणा प्रस्तुत की। गांधी जी एक अराजकतावादी के रूप में राजनीतिक अराजकतावाद की अवधारणा, जिसके प्रमुख प्रवर्तक प्रोंधोक्रोप्टाकिन, बाकुनिन जैसे महान अराजकतावादियों के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है, इसीलिए इसे समाप्त कर देना चाहिए तथा व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। वह समाज में अपना स्थान स्वयं निर्धारित कर लेगा। राज्य में अराजकतावाद आवश्यक बुराई, चीर सम्मत उदारवाद, आवश्यक बुराई मतलब कानून मतलब स्वार्थी। मार्क्सवाद शोषण का यंत्र, राज्य पर नियंत्रण संपत्तिशाली लोगों के हाथों में होता है। अराजकतावादी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उनके समर्थकों का मानना है कि जिस प्रकार घड़ा में ईंट पत्थर यदि डाल दिया जाए तो वह स्वयं अपना स्थान निर्धारित कर लेता है, उसी प्रकार समाज में मानव को छोड़ देना चाहिए। अराजकतावादी मानव को विवेकशील एवं सहनशील एवं गुणवान मानता है। अराजकतावादी से प्रभावित होकर गांधी जी ने अपने ग्राम स्वराज्य एवं न्यास की अवधारणा प्रस्तुत की, जो आधुनिक संप्रभुता संपन्न राष्ट्रीय राज्यों से भिन्न है, क्योंकि राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा में शक्ति का प्रवाह केंद्रीय सत्ता से नीचे की ओर होता है, जबकि गांधीवादी अवधारणा के तहत सभी ग्राम स्वायत्त एवं आत्मनिर्भर हैं। इसे राज्य की आवश्यकता नहीं है। आधुनिक राष्ट्रीय राज्य एवं गांधीवादी या अराजकतावादी राज्य को निम्नलिखित रेखा चित्र से स्पष्ट किया जा सकता है। राज्य में अराजकतावादी, गांधीवादी। आधुनिक राष्ट्रीय राज्य अराजकतावादी में राज्य बराबरों के क्रम में, और आधुनिक राष्ट्रीय राज्य में शक्ति का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर, पावर्स फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। CG से नीचे SG, SG से नीचे DH, D से नीचे PS, P से नीचे V। गांधी जी का ग्राम स्वराज्य दल विहीन, वर्ग विहीन, छुआछूत विहीन, शोषण मुक्त समाज है। सरकार के संचालन के लिए किसी राजनीतिक दल की आवश्यकता नहीं। समाज का स्वरूप साम्यवादी कम्यून गांव पर आधारित होगा, जहाँ सभी अपने क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे एवं आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेंगे। इसमें बल का कोई स्थान नहीं होगा। यह एक स्वनियंत्रित स्वतंत्र समाज होगा। गांधी जी
गांधी जी को उनके न्यास के सिद्धांत के कारण भी अराजकतावादी माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार संपत्तिशाली वर्ग स्वयं को स्वामी न मानकर संपत्ति का संरक्षक मानते हैं। अपने आवश्यकता अनुसार संपत्ति का उपभोग करने के पश्चात शेष संपत्ति को समाज की धरोहर समझते हैं, जबकि मैकियावेली जैसे यथार्थवादी विचारक इसे कोरी कल्पना मानते हैं। मैकियावेली का मानना है कि व्यक्ति अपने पितृहंता को भूल सकता है, लेकिन पैतृक संपत्ति को नहीं। आलोचकों का मत है कि गांधी जी ने यह अवधारणा स्वतंत्रता संघर्ष में जमींदार एवं सामंतों को शामिल करने हेतु प्रस्तुत किया तथा वह इन्हें यह आश्वासन देना चाहते थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी उनकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी। गांधी जी के उपरोक्त दृष्टिकोण के आधार पर उन्हें अराजकतावादी कहा जाता है, जिसकी तुलना वर्तमान बहुलवादी संप्रभुता एवं सहभागी लोकतंत्र से भी किया जा सकता है। सत्याग्रह गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध के लिए सत्याग्रह को एक सशक्त साधन बनाया। उनका विश्वास क्रांतिकारी, हिंसात्मक अथवा असंवैधानिक तरीकों में नहीं था। गांधी जी के विचारों में सत्याग्रह एक ऐसा साधन है जिसमें अहिंसक तरीके से सत्य को प्राप्त करने के लिए विरोध किया जाता है। इस दिशा में सत्याग्रहियों को कष्ट सहना पड़ सकता है। सत्याग्रहियों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम उनकी कायरता या कामचोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि साहस के सर्वोच्च स्वरूप पर आधारित है। सत्याग्रह शब्द के खोज के लिए गांधी जी ने अपने समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन में पाठकों को अपने सुझाव भेजने को कहा तथा इसे एक प्रतियोगिता का स्वरूप प्रदान करके पुरस्कार की घोषणा की कि भगवान लाल गांधी ने सत्य तथा आग्रह शब्द जोड़कर सदा आग्रह शब्द बनाकर भेजा। गांधी जी ने भगवान लाल को पुरस्कार भेजा तथा उनके शब्दों में अल्प संशोधन करके उसे सत्याग्रह नाम प्रदान किया। सत्याग्रह अर्थात सत्य के लिए आग्रह, जिसे सत्य के बल के रूप में जाना जाता है, जो किसी भी बल से अधिक शक्तिशाली होता है। गांधी जी सत्याग्रह से पूर्व इसके लिए निष्क्रिय प्रतिरोध शब्द का प्रयोग करते थे, परंतु वह स्वयं इस शब्द से संतुष्ट नहीं थे। उनके अनुसार निष्क्रिय प्रतिरोध में सत्य एवं अहिंसा जैसे उद्देश्य को शामिल नहीं किया गया। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह तथा निष्क्रिय प्रतिरोध में उतना ही अंतर है जितना कि उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में है। निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोरों का साधन है और यह अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यकता होने पर शारीरिक बल प्रयोग की संभावना रखता है, जबकि सत्याग्रह बलवानों का शस्त्र है तथा इसे स्वीकार करने वालों को किसी भी अवस्था में बल प्रयोग तथा हिंसा की अनुमति नहीं होता। सत्याग्रह एवं निष्क्रिय प्रतिरोध में निम्नलिखित अंतर है। सत्याग्रह व्यक्ति की आत्मिक शक्ति पर आधारित एक नैतिक शस्त्र है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक शस्त्र है। सत्याग्रह शक्तिशाली व्यक्तियों का साधन है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोरों का साधन है। सत्याग्रह का लक्ष्य स्वयं कष्ट सहन करना है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोधियों को कष्ट प्रदान करता है। सत्याग्रह विरोधियों में अपने प्रति प्रेम एवं सम्मान की भावना का विकास करता है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध घृणा की भावना का विकास करता है। सत्याग्रह में एक नैतिक बल है जो आडंबरों से भिन्न है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध आंतरिक एवं बाह्य रूप से भिन्न है। सत्याग्रह में अहिंसा आवश्यक है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध में हिंसा की संभावना व्याप्त रहती है। सत्याग्रह में विरोधियों को स्वयं अपनी गलती सुधारने के लिए प्रेरित किया जाता है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध में इसके लिए दबाव डाला जाता है। सत्याग्रह का प्रयोग व्यक्ति में निराशा की भाव उत्पन्न नहीं करता, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध की असफलता व्यक्ति में निराशा का भाव उत्पन्न करता है। सत्याग्रह की विशेषता बताते हुए गांधी जी अपने समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन में कह सकते हैं कि एक में यह विरोध का एक पवित्र साधन है, इसका प्रयोग पवित्र उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। दूसरा, यह अहिंसा पर आधारित है, इसमें विरोधियों को कष्ट देने की अपेक्षा
स्वयं कष्ट सहन करना होता है, और यह कमजोरों का साधन नहीं अपितु एक प्रभावशाली, एक शक्तिशाली साधन है। अतः इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में करना चाहिए। सत्याग्रह। सत्याग्रह नैतिकता एवं अध्यात्मवाद पर आधारित है। सत्य ही ईश्वर है और सत्याग्रह ईश्वर का स्वरूप। सत्याग्रह त्याग एवं बलिदान की अपेक्षा करता है। सत्याग्रह एक प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ प्रार्थना एवं उपवास से होता है। इसके बाद ही इसमें असहयोग, बहिष्कार, बंद, हड़ताल, सविनय अवज्ञा, कर नहीं देना एवं अत्याचारी कानूनों को तोड़ना शामिल किया गया है। गांधी जी के अनुसार एक सच्चे सत्याग्रह के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करना चाहिए। 1 में सत्याग्रह का आधार आस्था एवं विश्वास है। सत्य ही ईश्वर है, अतः सत्याग्रही का ईश्वर में विश्वास होना चाहिए। दूसरों की अपेक्षा स्वयं कष्ट सहन करने के लिए तत्परता, त्याग एवं बलिदान की भावना। 4, सत्याग्रह का प्रयोग जन कल्याण के लिए निर्भय होना। 5 में इसका प्रयोग पवित्र उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। 6, सफलता में कोई संदेह नहीं। 7 में सत्य की मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। 8 में मन, कर्म एवं वचन की शुद्धता। इसका उद्देश्य राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक सत्ता के अत्याचारों का विरोध करना है। अडिग, अहिंसक, विरोधियों के प्रति प्रेम, क्रोध एवं घृणा की भावना से दूर। गांधी जी ने सत्याग्रह को विरोध का प्रभावशाली एवं शक्तिशाली साधन माना है। इसीलिए उन्होंने यह बताया कि इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए। सत्याग्रह विरोध का एक साधन ही नहीं अपितु एक प्रक्रिया है। इसके तहत निम्नलिखित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाता है। 1 में प्रार्थना, 2 उपवास, 3 समझौता एवं बातचीत, 4 असहयोग, 5 में सविनय अवज्ञा, 6 हड़ताल, 7 में धरना, 8 में हिजरत। उपरोक्त सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका एवं स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किया। गांधी जी को इसमें अपार सफलता मिली। सत्याग्रह बल के समक्ष ब्रिटिश उपनिवेशवादी शक्ति को झुकना पड़ा एवं भारत को स्वतंत्रता मिली। गांधीवादी सत्याग्रह का प्रयोग किंग मार्टिन लूथर द्वितीय के द्वारा 1960 के दशक में रंगभेद नीति के विरुद्ध किया गया। जिससे प्रभावित होकर अमेरिका ने रंगभेद एवं नस्ल भेद के विरुद्ध कानून का निर्माण किया। इसी का प्रयोग कर भारत रत्न नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की एवं एक स्वतंत्र नस्लवाद से दूर दक्षिण अफ्रीका का उदय हुआ। गांधीवादी दर्शन की समकालीन विश्व में प्रासंगिकता। गांधीवादी दर्शन की समकालीन विश्व में प्रासंगिकता या गांधीवाद और मानवतावाद एक दूसरे को पूरक हैं। गांधी जी अपने नाम के साथ किसी वाद की स्थापना नहीं करना चाहते हैं। उनके अनुसार गांधीवाद जैसा कुछ नहीं है। मैं तो केवल सत्य का अन्वेषण कर रहा हूँ। सत्य तो उतना ही प्राचीन है जितना कि हिमालय। 20वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बहुत से संगठन एवं विचारधाराओं के कार्यों का अनुभव किया गया, परंतु इनमें से कोई भी व्यवस्था वैश्विक स्तर पर शांति की चिर अस्थायी खोज की प्राप्ति नहीं कर पाई। परिणाम स्वरूप इस वर्तमान शताब्दी में गांधीवाद की प्रासंगिकता निर्विवाद बन गई है। गांधीवाद अहिंसा के केंद्रीय मूल्य पर आधारित समय की कसौटी पर खड़ी एक विचारधारा है जिसका मूलभूत उद्देश्य शांति प्राप्त करना है। शांति मानवीय सभ्यता की मांग है जो कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। इसलिए गांधीवाद कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकता। विश्व के सभी धर्मों का केंद्रीय उद्देश्य विश्व शांति एवं मानवता की सेवा है। इस दृष्टिकोण से गांधीवाद हमारे विश्व का एक धर्म माना जाना चाहिए। नोबेल शांति समिति के सचिव प्रोफेसर गियर लुंडेस्ट
लुंडेस्टेड से जब यह पूछा गया कि महात्मा गांधी को नोबेल पीस प्राइज क्यों नहीं दिया गया, तो उन्होंने कहा कि गांधी शांति पुरस्कार के बिना रह सकते हैं, परंतु शांति पुरस्कार गांधी के बिना नहीं। परिवर्तित विश्व व्यवस्था शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से आरंभ हुई, जिसने विश्व की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक गतिशीलता में परिवर्तन ला दिया। संपूर्ण विश्व एक दूसरे से जुड़ रहा है। गांधी जी का भी मानना था कि एक राष्ट्र का हित दूसरे राष्ट्र के हित के साथ इस प्रकार संयोजित किया जाए कि मानवता के हित को बढ़ावा दिया जा सके। सकारात्मक रूप द्विध्रुवीय वैचारिक आधार पर बटे संसार में प्रतियोगी प्रभाव निर्माण का युग समाप्त हो गया है। यहाँ तक एकमात्र बची महाशक्ति का एक पक्षीय वर्चस्व भी विचारधारा का अंत या पूंजीवाद के अर्थ के संदर्भ में समाप्त हो चुका है। धीरे धीरे ध्रुवहीन विश्व व्यवस्था एक वास्तविकता बनती जा रही है। अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक एवं आर्थिक संगठनों जैसे यूरोपियन यूनियन, सार्क, आसियान, नाफ्टा इत्यादि का विकास हो रहा है। एक देश दूसरे देश से संप्रभुता को त्याग कर जुड़ रहे हैं, जिससे कि मानवता का विकास हो। यही गांधीवाद का मूल आधार है। एशियन टाइगर, एशियन कंट्री। उपरोक्त सकारात्मक परिणामों के बावजूद भी विश्व राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व बढ़ रहा है। अमेरिका विश्व के विभिन्न भागों में हस्तक्षेप कर रहा है। चीन प्रसारवादी नीति का अनुसरण कर रहा है, जिससे विश्व शांति को खतरा है। इसे रोकने के लिए गांधीवादी अहिंसक कार्यवाही आवश्यक है। वर्तमान विश्व में आतंकवाद एक महत्वपूर्ण समस्या है, जिसे कभी कभी किसी धर्म विशेष से जोड़ा जाता है। यह धर्म की उचित व्याख्या नहीं है, क्योंकि सभी धर्म का अंतिम लक्ष्य शांति व मानवता की सेवा है। गांधीवाद भी शांति और मानवता का संदेश देता है। इसीलिए आतंकवाद की समस्या के समाधान के लिए गांधीवादी प्रारूप को बढ़ावा देनी चाहिए। शीत युद्ध के बाद एक नए विश्व परिदृश्य के उभरने से मानवतावादी सरोकार हथियारों की होड़, आतंकवाद, पर्यावरण ह्रास की समस्या काफ़ी लंबे दशकों से है, परंतु वर्तमान समय में व्यापक स्तर पर विनाशक हथियारों के प्रयोग का निरंतर भय बना रहता है। हथियारों की होड़ भी समाप्त करने के लिए भी गांधीवादी अहिंसा एवं सत्याग्रह के विचारों को बढ़ावा देना चाहिए। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए आतंकवाद, विशेषकर इसके बढ़ते उच्च तकनीकों की प्रकृति के कारण एक गंभीर समस्या है। 9 तारीख 11 महीना 2001 के बाद से यह मुद्दा अधिक महत्वपूर्ण बन गया है कि आतंकवाद के इस चेहरे ने यह दर्शाया है कि विश्व का शक्तिशाली देश भी इसकी चपेट में आ सकता है। इसे रोकने के लिए केवल आतंकवाद के विरुद्ध कार्यवाही करना पर्याप्त नहीं है। इसे अहिंसावादी शिक्षा से समाप्त किया जा सकता है, जो गांधीवादी दर्शन का मूल मंत्र है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन, नेहरू के महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारों का अवलोकन करें। अगला क्वेश्चन, नेहरू जी का पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र एवं समाजवाद संबंधी विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। अगला क्वेश्चन, गांधी जी एवं नेहरू के महत्वपूर्ण विचारों की तुलना कीजिए। अगला क्वेश्चन, गांधी जी आदर्शवादी थे जबकि नेहरू जी यथार्थवादी, टिप्पणी करें। क्वेश्चन, सांप्रदायिकता बाह्य आक्रमण से भी अधिक खतरनाक है, टिप्पणी करें। फॉर्मेट, परिचय, फिर बी में नेहरू जी का लोकतंत्र पर दृष्टिकोण, सी में नेहरू जी का पंथ निरपेक्षता पर दृष्टिकोण। अगला नेहरू जी का राष्ट्रवाद पर दृष्टिकोण। अगला अंतर्राष्ट्रीयवाद पर दृष्टिकोण। अगला निष्कर्ष। परिचय, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक महान राष्ट्रभक्त, स्वतंत्रता सेनानी एवं लोकतांत्रिक समाजवादी नेता थे। लोकतंत्र में उनका अटूट विश्वास था। यह लोकतंत्र को एक विचारधारा न मानकर लोगों की मानसिक प्रवृत्ति बताया है।
जिसमें सभी लोग दुश्मनों को समानता की स्थिति प्रदान करते हैं। आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र का तात्पर्य अवसर की समानता है। इस व्यवस्था में सभी व्यक्ति को अपने क्षमता के विकास का अवसर प्राप्त होता है। लोग दूसरे व्यक्ति के विचारों का सम्मान करते हैं। इस व्यवस्था के तहत परिवर्तन सदैव शांतिपूर्ण तरीके से होता है। इस व्यवस्था के तहत एक से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा चलते रहते हैं। इसमें बहुमत की शासन होता है, परंतु अल्पमत के अधिकारों की सुरक्षा की जाती है। डीएफ स्मिथ के अनुसार विभिन्न स्तरों पर लोकतंत्र को 4 तरीके से परिभाषित किया है। एक में प्रथमतः वह लोकतंत्र को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित हो सके। एक पराधीन राष्ट्र का नागरिक अपने सभ्यता संस्कृति का विकास नहीं कर सकता है। दूसरे स्थान पर वह लोकतंत्र को निश्चित तरह के सरकारी संस्थानों में प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं, जहां लोकप्रिय संप्रभुता जहाँ लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत समयवत चुनाव, व्यस्त मताधिकार, अनेक राजनीतिक दल नेतृत्व, नागरिकता स्वतंत्रता, कानून की शासन तथा शांतिपूर्ण सरता में परिवर्तन इत्यादि पाया जाता है। तृतीय स्थान पर वह लोकतंत्र को ऐसी शासन प्रणाली मानते हैं जहाँ समाज के सदस्यों के बीच सामाजिक एवं आर्थिक समानता हो। वह लोकतंत्र को आत्म-अनुशासन एवं नैतिक मूल्यों के रूप में भी परिभाषित करते हैं, जहां सहनशीलता पर अत्यधिक जोर दिया जाता है, अर्थात विरोधियों के दृष्टिकोण को सम्मान दिया जाता है। नेहरू जी का पंथ निरपेक्षता पर दृष्टिकोण। नेहरू जी पंथ निरपेक्ष भारत के समर्थक थे। उनका मानना था कि धर्मांधता या सांप्रदायिकता बाह्य आक्रमण से भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि आक्रमण की स्थिति में सभी नागरिक आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ते हैं, परंतु सांप्रदायिकता के कारण उस राष्ट्र के नागरिकों में फूट पड़ जाती है और विदेशी उसे आसानी से हरा सकता है। इसीलिए वह कहते थे कि जो भारत से प्यार करता है वह सांप्रदायिकता से नफरत करता है, तथा जो सांप्रदायिकता से प्यार करता है वह भारत से नफरत करता है। वह भारत जैसे धर्म प्रधान समाज में पंथ निरपेक्षता की स्थापना करना चाहते थे। वह पंथ निरपेक्षता को एक राजनीतिक सिद्धांत ही नहीं मानते थे, बल्कि सामाजिक सिद्धांत। व्यक्ति एवं समूह का मानसिक प्रवृत्ति भी मानते थे। उनके पंथ निरपेक्षता न केवल भौतिक तत्वों पर आधारित था, बल्कि आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी था। नेहरू जी की प्रेरणा से ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में पंथ निरपेक्षता का प्रावधान है। नेहरू जी का समाजवाद पर दृष्टिकोण एवं नेहरू जी का जन्म एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। 1920 तक उनका दृष्टिकोण पूंजीवाद का समर्थक रहा, परंतु 1920 में जब वह अवध किसान आंदोलन में सम्मिलित हुए तो किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। पुनः 1926 से 1927 का यूरोप यात्रा, जहां वह विभिन्न समाजवादी नेता से मिले। 1927 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से ब्रुसेल्स सम्मेलन में सम्मिलित हुए तो उन्हें अन्य समाजवादी नेताओं से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। नवंबर 1927 में नेहरू जी ने सोवियत संघ की यात्रा की। सोवियत सरकार के द्वारा गरीबी, बीमारी, अशिक्षा इत्यादि को समाप्त करने के लिए किए गए प्रयास से वह अत्यधिक प्रभावित हुए। सोवियत यात्रा ने नेहरू जी को यह विश्वास दिला दिया कि बिना समाजवाद के गरीबों की समस्या से निजात नहीं पाया जा सकता है। पुनः 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित
करते हुए कहा कि समाजवाद का प्रसार संपूर्ण विश्व में हो रहा है। विवाद केवल इस विषय पर है कि इसकी स्थापना किस प्रकार से किया जाए। पुनः लखनऊ अधिवेशन को संबोधित करते हुए नेहरू जी ने कहा कि भारत एवं विश्व की समस्या का समाधान समाजवाद में ही निहित है। नेहरू जी का समाजवाद रूढ़िवाद समाजवाद नहीं था। उनके शब्दों में, जब हम किसी विचारधारा की बात करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण निश्चित हो जाता है, परंतु यह विकास का केवल एक मार्ग नहीं है, यह अनेक माध्यमों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भारत में समाजवाद की स्थापना भारतीय परंपराओं के अनुकूल होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी विचारधारा में उनका महत्वपूर्ण योगदान मिश्रित अर्थव्यवस्था में है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य समाजवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समायोजन अर्थात उत्पादन एवं वितरण के महत्वपूर्ण साधनों पर राज्य का नियंत्रण, इसके साथ साथ निजी उद्यमियों को भी उद्योग स्थापित करने की पर्याप्त सुविधा, क्योंकि तत्कालीन भारत में न तो सरकार के पास और न ही निजी संस्थानों के पास इतनी संसाधन था कि वह विकास की प्रक्रिया को सुनिश्चित कर सके। ऐसी परिस्थिति में मिश्रित अर्थव्यवस्था विकास के लिए सर्वोत्तम थी। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य के अनुसार ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर अत्यधिक जोर दिया गया। इसके पीछे निम्नलिखित कारण थे। एक में कृषि क्षेत्र में उपलब्ध श्रम शक्ति को उद्योगों में लगाना, जिससे कि कृषि पर श्रम शक्ति की निर्भरता कम हो सके। दूसरा, भारी उद्योगों द्वारा छोटे छोटे मशीनों का निर्माण, जिससे स्थानीय स्तरों पर भी लघु उद्योग स्थापित किया जा सके। तीसरा, छन्ना प्रभाव उत्पन्न हो सके। चौथा, बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत। उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने अवधि सेशन में समाज के समाजवादी ढांचा का लक्ष्य निर्धारित किया गया, न कि समाजवाद, क्योंकि नेहरू जी किसी बंधे बंधाए रास्ते पर चलने के लिए सहमत नहीं थे। नेहरू जी का राष्ट्रवाद एवं अंतर्राष्ट्रीयवाद पर दृष्टिकोण। नेहरू जी एक महान राष्ट्रवादी नेता थे, परंतु उन्होंने राष्ट्रवाद पर कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया। उनका मानना था कि भारत में अनेक विविधताओं के बावजूद भी सांस्कृतिक एकता है। भारत की इन विविधताओं को सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रवाद पर नेहरू जी का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों दृष्टिकोण था। सकारात्मक रूप से राष्ट्रवाद एकता एवं अखंडता को बढ़ावा देता है, जबकि नकारात्मक रूप से यह दूसरे देश के प्रति घृणा की भावना को बढ़ावा देता है। नेहरू जी का राष्ट्रवाद पर सकारात्मक दृष्टिकोण दिसंबर 1921 में उनके द्वारा न्यायाधीश के समक्ष दी गई वक्तव्य से इंगित होता है, जब उन्होंने कहा कि हम लोग अपने देश की स्वतंत्रता एवं विश्वास के लिए लड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी दूसरे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी दूसरे राष्ट्र पर अधिकार करना नहीं है। स्वतंत्र भारत में नेहरू जी राष्ट्रवाद को अति आवश्यक मानते थे, क्योंकि भारत जाति, धर्म, भाषा एवं क्षेत्र के आधार पर बटा हुआ था। ऐसे परिस्थिति में इन सभी समूहों को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए राष्ट्रवाद आवश्यक था। वर्तमान विश्व में जब अनेक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक संगठनों का निर्माण हो रहा है, जो संप्रभुता संपन्न राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा को कमजोर कर रहा है, ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रवाद भारतीय एकता एवं अखंडता के लिए अति आवश्यक है। नेहरू जी का अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। स्वतंत्रता से पूर्व एवं पश्चात भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने की जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू पर था। स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अनेक देशों का दौरा किया। एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष का समर्थक बने रहे।
स्वतंत्र भारत में भी विदेश नीति के निर्माण की जिम्मेदारी नेहरू जी पर था। उसी के समर्थन से भारत की संविधान में आर्टिकल 51 जोड़ा गया, जिससे यह कहा गया कि भारत सभी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान शांतिपूर्वक करेगा। नेहरू जी का अंतर्राष्ट्रीय संस्था एवं संगठनों में अटूट विश्वास था, जिसके फलस्वरूप वह कश्मीर के मुद्दा को संयुक्त राष्ट्र में लेकर चले गए। उनका मानना था कि संयुक्त राष्ट्र एक पवित्र एवं निष्पक्ष संस्था है, यह किसी राष्ट्र विशेष के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। इसी आदर्शवादी दृष्टिकोण का परिणाम कश्मीर समस्या है। नेहरू जी का अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं शांतिपूर्वक समाधान करने में अटूट निष्ठा थी। इस हेतु 1954 में चीन की यात्रा कर प्रसिद्ध पंचशील समझौता किया, जिसे भारत एवं चीन के मध्य मित्रवत संबंध कायम हो सके। पुनः 1955 में वांडुंग सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी का परिणाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। नेहरू जी नासिर टिटो नुक्रुम युथांट सुकार्नो के सहयोग से पंडित नेहरू ने 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रारंभ किया, जिससे कि एशिया, अफ्रीका के नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र अपने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विदेश नीति का निर्धारण स्वयं कर सके। परंतु यह नेहरू जी का आदर्शवादी नीति था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से सभी को मित्र बनाए जाने का प्रयास का तात्पर्य यह निकला कि संकट के समय में कोई सच्चा दोस्त नहीं था। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के कारण कोई भी महाशक्ति ने भारत का खुलकर समर्थन नहीं किया। यह नेहरू जी के गुटनिरपेक्ष नीति का पराजय थी। नेहरू जी अंतर्राष्ट्रीय शांति के भी प्रखर समर्थक थे। वह सभी प्रकार के आणविक अस्त्र एवं शस्त्र पर प्रतिबंध लगाना चाहते थे। उनके अनुसार मैं अपनी सरकार तथा भविष्य के भारत सरकार की ओर से विश्व समुदाय को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारत आणविक अस्त्र शस्त्र का निर्माण नहीं करेगा। यह नेहरू जी के तत्कालीन परिप्रेक्ष्य के अनुकूल नहीं था, क्योंकि इस दौरान शीत युद्ध चल रही थी। विश्व 2 भागों में बंट चुका था। ऐसी परिस्थिति में इस तरह का आश्वासन सही नहीं था। स्वयं इंदिरा गांधी ने नेहरू जी की आणविक नीति में संशोधन करते हुए पोखरण में परमाणु / आणविक परीक्षण किया, जो भारत के यथार्थवादी दृष्टिकोण को इंगित करता है।